के आपका अवैध असंवैधानिक करार पे खड़े हैं, तो मैं यहाँ से राज्य सरकार को कहना चाहता हूँ कि आप सरकार, राज्य सरकार 2 महीने के अंदर अंदर सारे अवैध नोटरी पब्लिक में किए गए करार, जो CNT एक्ट वाला जमीन है, SPT एक्ट वाला जमीन, आदिवासी की जमीन पर अवैध लीज करार, दान पत्र और किसी भी तरह का इकरारनामा है, उसको 2 महीने के अंदर रद्द करें, वरना हम पूरे देश में जो आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। या सरकार रहेगी या ये जमीन हमें वापस मिलेगी। सरकार बोलती CNT एक्ट लागू करो, जब अवैध लागू करो। सरकार नहीं जानती क्या? कई करोड़ फ्लैट्स, कई करोड़ों लाखों जमीन ऐसी आपका जो है आपका अवैध आपका मात्र जो है नोटरी पब्लिक लीज पर चल रहा है 200 रुपए का। उसको सरकार के पास कोई रजिस्टर्ड डीड नहीं है, लोगों के पास रजिस्टर्ड डीड पे नहीं एग्रीमेंट किए गए। अगर उन्हीं को रजिस्टर्ड डीड अगर कराया गया होता तो राज्य सरकार को कई लाख करोड़ों का राजस्व मिलेगा। तो सरकार कई लाख करोड़ का राजस्व क्यों नहीं ले रही, ये सवाल हम लोग यहां से पूछना चाह रहे हैं। इसलिए बड़ा मुद्दा है, इसको हम लोग जो है पूरा आपका देश में लेके जाएंगे। साथ साथ भूमि जमाबंदी, लैंड बैंक को रद्द करवाना है और डिजिटल भूमि में छेड़छाड़ पर भी हम कुछ लगाना है। अभी लगातार जो है निकल कर रहा है, जो पिछला जो सरकार थी उस समय जो है बहुत से आपका लैंड जो आपका दस्तावेज है जो डिजिटल रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की है। आपका दस्तावेज को 200 साल से 150 साल से बदल दिया गया है, आपको पता भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के जमीन के दस्तावेज बदल दिए गए हैं, रात को दरवाजा खोल के राजस्व ऑफिस में बदल दिए गए और उसके आपके दस्तावेज आपके घर में और आपका उसी दस्तावेज किसी और के पास है और धीरे से आपके जमीन में कब्जा कर लेता है। जब हटाने जाते हैं तो बोलता है तो जमीन मेरे नाम से। जब पुलिस के पास जाते हैं, दोनों देखता है, पुलिस को पैसा दे देता है, पुलिस बोलता है भाई वो तो उसी का है, आपके पक्ष में खड़ा होता नहीं क्योंकि आप कमजोर है। तो इस तरह के जो लैंड बैंक को लैंड बैंक जो बनाकर जो है उस पर डिजिटल भूमि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करके जो है जिसके नाम से इसको आइडेंटिफाई करना, इसको पहचान करके पूरे राज्य में हम आंदोलन करेंगे ताकि आदिवासियों की जमीन को वापस दिलाने का काम हम लोग जो करेंगे मिलकर। ये हमारा नवा आपका प्रस्ताव था। 10वां प्रस्ताव था भारत में सरकारों को प्रदूषण रहित सस्टेनेबल विकास मॉडल एवं पर्यावरण संरक्षण के उत्तरदायी बनाना। क्योंकि देख रहे बहुत जंगल काट रहा लोग, पानी को बहुत बर्बाद कर रहा लोग, तो इस पर भी हम लोग जो है पूरे आपके जो है भारत देश में जो है मुहिम चलाए हुए हैं, इस पर भी हम लोग जो है कार्रवाई करेंगे। साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं जो आपका सीधा हमारे गांव से और हमारे जो ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है। वो प्रस्ताव क्या होगा? प्रस्तावित वनाधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक, ध्यान से सुनिएगा। प्रस्तावित वनाधिकार अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 में ग्राम सभाओं की शक्तियों और अधिकारों को समाप्त करने संबंधी बिंदुओं पर पुनर्विचार और समीक्षा करने की हम मांग कर रहे हैं, मतलब हम विरोध कर रहे हैं। ये संशोधन विधेयक जो केंद्र सरकार ला रही है और शायद इसी मानसून स्तर में लाए, उस विधेयक में है कि ग्राम सभा के सारे पावर समाप्त कर रहे हैं। मतलब आपके जंगल में जब चाहेगा वो वहां पर जो इंडस्ट्री को जमीन देगा, आपका जंगल काट को इंडस्ट्री लगा सकता है, आपके पास कोई पावर नहीं होंगे। इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा है, विशेषकर जितने माझी और जो हमारा मुंडा है उनको जगाने की जरूरत है, इसे विरोध करने की आवश्यकता है। अगर ये संशोधन विधेयक आता है तो हमारा जंगल समाप्त हो जाएंगे, हम विस्थापन प्लान से हमको कोई नहीं रोक सकता है। जंगल से हमारा जो जीविका है, मनोपज, इसलिए हम इसका जो है विरोध करेंगे। प्रस्ताव है और एक बड़ा प्रस्ताव है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से अनुसूचित जनजातियों को क्या नुकसान होगा? हिमाचल प्रदेश उसने लाया, अब सरकार बोली केंद्र सरकार के हम पूरे देश के लिए लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब आप समान हो जाएंगे। अनुसूचित जनजाति एक समान नागरिक हो जाएगा, आपके ST का जो है कोई महत्व नहीं रह जाएगा, आप जनरल की तरह हो जाएंगे। तब क्या होगा? आपके जो CNT SPT एक्ट वाले जमीन है वो समाप्त हो जाएंगे। कब आपका 5वें से समाप्त हो जाएगा, जो विशेषाधिकार देगा आदिवासियों को वो समाप्त हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से। पेशा कानून के लिए हम बोल रहे थे, नहीं बोले, वो आपका समाप्त हो जाएगा क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए बिल्किन रूल के तहत इतने सालों से अंग्रेजों के टाइम से हमको अधिकार दिए गए, वो समाप्त हो जाएंगे। आपका अट्रोसिटी के तहत हमको फायदा मिलता है,
जब अब समान नागरिक हो गए तो भैया दूसरे में एट्रोसिटी एक्ट तो नहीं लगा सकते हैं, दोनों नागरिक बराबर हो गए, समान हो गया, ठीक है। इससे सबसे बड़ा क्या, आरक्षण जाएगी आपका। अगर सब नागरिक समाप्त हो गया तो काहे के आरक्षण, एसटी का भी आरक्षण जाएगा, एससी का भी आरक्षण जाएगा, ओबीसी का भी आरक्षण जाएगा। साथ ही जो अल्पसंख्यक है, जो फायदा मिलता है वो भी समान हो गया। अल्पसंख्यक जो है आपका, चाहे बौद्ध है, ईसाई है, आपका सिख है, ये सबका जो है आपका जैन है, सबका अल्पसंख्यक है, सबका अधिकार समाप्त हो जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड से। इसीलिए हम यहाँ से प्रस्ताव लाना चाहते हैं कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से अनुसूचित जनजातियों को विशेष अधिकार के रूप में प्राप्त 5वीं और 6वीं अनुसूची, आरक्षण, CNT SPT एक्ट, विल्किंसन रूल 1837, पेशा कानून 1996, वनाधिकार कानून 2006, एट्रोसिटी एक्ट 1989, जनजातियों के स्वशासन व्यवस्था, अन्य सामाजिक व्यवस्थाओं एवं मानवताओं पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए भारत के समस्त आदिवासी समुदाय समान नागरिक संहिता का विरोध करने के लिए हम बाध्य होंगे। मतलब हम विरोध कर रहे हैं इसका, ये प्रस्ताव यहाँ से लाया जा रहा है। पूरे देश का मुद्दा बनेगा, पूरे देश से विरोध होगा, ये सिर्फ यही नहीं विरोध होगा, भले अब कम है लेकिन सोशल मीडिया में जा रहा है। मैंने सभी संगठनों को ये प्रस्ताव भेज चुका, और शायद उनके सभी जगहों पे मुद्दा होगा, इसमें चर्चाएं कर रहे होंगे, हजारों जगह चर्चाएं कर रहे होंगे। तो ये खासियत है इस मंच का, इस मंच का ही खासियत है कि बैठे बैठे हम एकदम हम लोग जो है पूरा कोई मुद्दा को जो है राष्ट्रीय बना देते हैं। यही खासियत है इस आदिवासी महासभा मंच का। अगला प्रस्ताव लाना चाह रहे हैं अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 का, इसमें अनुसूचित जनजाति कौन होगा उसको सूचीबद्ध किया जाता है। वो सूचीबद्ध जो किया जाने वाला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 342 से धर्मांतरित अनुसूचित जनजातियों, जो अनुसूचित जनजाति हिंदू बन गया हो, ईसाई बन गया होगा, बौद्ध बन गया होगा, जैन बना होगा, मुस्लिम बने हुए, नॉर्थ ईस्ट पे बौद्ध है ना, उधर मुस्लिम भी बने हुए, आदिवासी ईसाई भी बने हुए, तो उनको क्या बोल रहे हैं लोग कि धर्मांतरित अनुसूचित जनजातियों को डिलिस्टिंग करने वाली प्रोपेगेंडा का आदिवासी समाज विरोध करती है। हम लोग यहाँ प्रस्ताव ला रहे हैं कि पूरे देश में जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि धर्मांतरित आदिवासियों को डिलिस्टिंग करने का जो प्रोपेगेंडा है उसको हम विरोध करना चाहते हैं। क्यों विरोध करना चाहते हैं? वो सिर्फ ईसाई को टारगेट कर रहा है, लेकिन वो ईसाई को सिर्फ टारगेट नहीं कर रहा, यहाँ करने के बाद वो हिंदू जो आदिवासी उसको भी करेगा, बाकी आदिवासी उसको भी करेगा। तो आपके पास प्राकृतिक पूजक आदिवासी मात्र 2% रह जाएंगे, सारे समाप्त हो जाएंगे। आपके 5th शेड्यूल भी समाप्त हो जाएंगे, आपके बहुत सारे अधिकारों को समाप्त कर देगा उसके माध्यम से, और उनके लिए एक रास्ता बन जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी है, इसलिए हम लोग इसका भी विरोध यहाँ इस मंच से कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रस्ताव लाया जा रहा है जो मुद्दा पूरा देश के लिए होगा, सिर्फ यहीं से विरोध नहीं करेंगे पूरा देश में, ताकि लोगों को पता चला जाए कि ये प्रोपेगेंडा जो है आपका चंद लोगों के द्वारा चलाया गया है, ये सभी लोगों का समर्थन नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जनजातीय भाषाओं में पढ़ाई के साथ साथ उनके सांस्कृतिक इतिहास की पढ़ाई हो एवं जनजातीय समुदाय को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उनके सिलेबस में वाणिज्य विषय प्रारंभिक शिक्षा से ही अनिवार्य हो, जिसकी बात टिकाम ने कहा। वाणिज्य विषय नहीं, हमारे क्षेत्र में आयरन ओर है, हमारे क्षेत्र में पत्ता है, हमारे क्षेत्र में महुआ है, हमारे क्षेत्र में इमली है, हमारे क्षेत्र में चिरौंजी है, हमारे क्षेत्र में हजारों तरह के जड़ी बूटी है, जिसके बेच के लोग जो है अरबों खरबों व्यवसाय कर रहे हैं। तो उस पर हमको ज़्यादा शिक्षा देना चाहिए। इसीलिए इस नई शिक्षा में हम लोग लाने के लिए दबाव बनाएंगे, प्रस्ताव दे रहे हैं कि सिलेबस में होने चाहिए, आदिवासी क्षेत्रों में उसके पाठ्यक्रम में होने चाहिए वाणिज्य विषय, ताकि जो क्षेत्र में रहता है उसकी जानकारी प्रॉपर दिया जाए, उसको कैसे व्यवसाय किया जा सकता है, उसको बाजार कैसे किया जा सकता है, उसको कैसे व्यवसाय कर उसको अपना जीविका चला सकता है। इसलिए हम नई शिक्षा नीति में इसको लाने का प्रस्ताव ला रहे हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्र में डैम का पानी जनजातीय समुदायों को सिंचाई और पीने के लिए बिना शुल्क उपलब्ध कराई जाए एवं कथित क्षेत्रों में प्रस्तावित बड़े डैम परियोजनाओं को अविलंब रद्द करने के लिए हम यहाँ से प्रस्ताव ला रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? डैम बना देता है, बोलता है कि आपका विकास होगा, आपको पानी मिलेगा बोल के बनाता है, आपको रोजगार मिलेगा बोल के बोलता है, आपको पीने के पानी लेके बोलता है। लेकिन चांडिल डैम देख लीजिए, पानी वहाँ से नहर से जा रहा है आपका कहाँ, कलकत्ता, बट आपको जो है वहाँ पानी नहीं मिल रहा सिंचाई के लिए, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए।
बिजली बना रहा, बिजली नहीं मिल रहा आपको, इसीलिए पछतावा जा रहा कि मुफ्त में पानी सिंचाई का जो है आदिवासी क्षेत्रों में डैम से दिया जाए। बहुत सारे जो है आपका भील क्षेत्र में, उस क्षेत्र से बड़े बड़े डैम जो आपका गांधीनगर और आपका जो है शहरों में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ के भील क्षेत्र के लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो यहाँ से प्रस्ताव लाया जा रहा है कि जितने भी डैम बने हैं उसे आदिवासियों को मुफ्त में जो सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, साथ साथ में जो है पीने का पानी भी वहाँ से मुफ्त में आदिवासियों को उपलब्ध कराया जाए। सातवां है, असम और अंडमान निकोबार में वर्षों से निवासरत झारखंड मूल के जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के रूप में संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ से प्रस्ताव है ताकि पूरे देश के लोग मिलकर जो है उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा किस तरह दिलाया जाए, अंडमान निकोबार और आपका जो है असम के लोगों को, ताकि ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते। और हमने जो नई प्रस्ताव बनाई उसमें हम उसको एसटी मान ही रहे। ये प्रस्ताव हमारा आपका 17 है। लास्ट प्रस्ताव है 18 जो है, उसमें और एक बड़ा मुद्दा है, असम और पश्चिम बंगाल में वर्षों से निवासरत जनजातीय समुदायों को जमीन का मालिकाना पट्टा एवं न्यूनतम मजदूरी दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा यहाँ मंच से। एवं भारत देश के अन्य क्षेत्रों में भी वर्षों से निवासरत भूमिहीन आदिवासियों को जमीन का मालिकाना पट्टा दिलाने के लिए प्रयास किया जाएगा। मतलब पश्चिम बंगाल में पहले जो है 1840 से 60 के बीच में आदिवासियों को ले जाया गया था चाय बगान में चाय काम करने के लिए। वे लोग वहाँ जंगल काट के जमीन में खेती करते थे। बाद में टी एक्ट आया, उन जमीनों को अंग्रेजों ने वेस्ट कर लिया सरकार में। अब बोला आपको रोजगार मिलेगा, और वो रोजगार मिल रहा है, लेकिन मजदूरी आज बढ़ के कितना हुई है 202 रुपया। आज उसका प्रतिदिन मजदूरी 202 रुपया है। अब पूरे भारत देश देख लीजिए कि वहाँ का आदिवासी की हालत क्या है। जहाँ जहाँ आदिवासी मजदूर है सिर्फ वहाँ ही स्थिति है। चाय बगान में जहाँ पर आदिवासी मजदूर नहीं है, साउथ में देखिए चाय बगान में आपका 500 550 भी प्रतिदिन आपका मजदूरी है। इसीलिए हम लोग न्यूनतम मजदूरी की मांग करते हैं, सरकार की न्यूनतम मजदूरी दे। और वही जमीन जो उनकी थी, आज उनके पास 1 इंच जमीन भी नहीं है। कल को एक एनआरसी, अगर सरकार एनआरसी लाती है तो सबसे पहले लाखों आदिवासी, लाखों ने करोड़ों आदिवासी के पास दस्तावेज नहीं होंगे जमीन के, वो एनआरसी के तहत जो है वो विदेशी खिलाए जाएंगे। आपको नहीं मानेगा, उनको नहीं मानेगा कि आप इस देश के आपका लोग हैं। उसको बोलेगा पाकिस्तान या बांग्लादेश आए हैं, आपको डिटेंशन सेंटर में डाल देगा, आपको जेल में डाल देगा। जिस प्रकार आसाम में 19 लाख लोगों को जेल में रखा हुआ है, आप लोगों को शायद मालूम नहीं। तो तमाम आदिवासियों को जेल में आपका डाला जा सकता है। इसीलिए जो है हम जो चाहते हैं कि उनको मालिकाना पट्टा जो है, चाहे 2 कट्ठा दे या 1 कट्ठा 1.5, उसके नाम से जमीन होनी चाहिए। बांग्लादेश से आया उनको दे दिया, पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी को दिया है 1.5 कट्ठा जमीन। नेपाल से आए उनको दिया है जमीन, बर्मा देश आए उनको दिया है जमीन। लेकिन जो हमारे झारखंड मूल के आदिवासी 150 साल 200 साल से वहां रह रहे, वो अपनी जमीन में जो है जमीन का पट्टा मांगने के लिए बाध्य है। उसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। इसलिए आज हम यहाँ से राष्ट्रीय प्रस्ताव ला रहे हैं। उनकी लड़ाई सिर्फ पश्चिम बंगाल की लड़ाई नहीं होगी, असम की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन तमाम भारत के आदिवासियों की लड़ाई होगी और हम उनको हक दिलवा कर रहेंगे। यही खासियत है इस मंच का, यही खासियत है आप लोगों की। कब मुद्दा बनाते हैं और लड़ाई जिताते भी। हम नाचने गाने वाले नहीं है। आज कोई नाच गान हुआ? हम नाच गान में समय व्यर्थ नहीं करते हैं, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, मुद्दों को हम लाते हैं। यही मुद्दा ना बोल सके इसीलिए आज इतना डिस्टर्ब किया गया। हर जगह नाच हो रहा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। बड़ा बड़ा पंडाल, बड़ा बड़ा सब चीज सेट दिया गया, सब पैसा दे रहा, खूब खाना खिला रहा, खूब नचा करा रहा, अवार्ड रिवार्ड दे रहा। लेकिन यहाँ डिस्टर्ब क्यों किया गया? क्योंकि हम मुद्दों पर बात करेंगे, हम अपने अधिकारों की बात करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस जिसलिए दी गई है, अपने भाषा संस्कृति को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए, अधिकारों को बचाने के लिए। एक दिन तो आपको जो है देता है कि अपने बारे मंथन कीजिए, आपकी स्थिति के बारे। नाच गान तो हम सालों भर करते हैं, और नाच गान का एक समय होता है, जगह भी होता है। हर जगह हर नाच नहीं होता, लेकिन हम उसको जो है कमर्शियल जो है करा के जो है पैसा कमाने के लिए या आपका कुछ चंद पैसा मिल जाए इसलिए कराते हैं, और हम अधिकारों से अपने आप को वंचित कर रहे हैं। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं। हमें सोचना होगा। हमारे यहाँ पे अगुवागण बैठे हैं, उनको भी सोचना होगा अगर बार कि ये
दिवस जो है कम से कम एक दिन जो है हम अपने जो है बारे सोचे, अपने ज़मीन के बारे में सोचे, अपने जो है हक अधिकार के बारे में सोचे, ताकि हम अपने अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। तो ये हमारे पास जो प्रस्ताव थे, 18 प्रस्ताव थे, जिनको सभी राज्यों में भेजा जाएगा। साथ साथ सभी आपके हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं हैं उनको भी दिए जाएंगे, जितने भी हमारे आदिवासी संगठन हैं उनको भी दिए जाएंगे, ताकि ये मुद्दों पर हम राष्ट्रव्यापी जो है एकजुट होकर लड़ेंगे और ये अधिकार लोगों को दिलाने का प्रयास करेंगे। अब ये सारे चीज हमने बताया और इतने आपके जो है आपका जो है दिखते और इतने तकलीफ बताया, आज तक 5वीं 6वीं सूची में बात करते रहे, लड़ाई रहते रहे, जेल भी जाना पड़ा हम लोगों को। जेल से निकला तो मैं एक बात बोलना भूल गया शुरू में ही, अभी मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आज मैं आपके साथ खड़ा हूँ, सामने खड़ा हूँ, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन सरकार जो है की भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया है। इसलिए मैं इस मंच से जो है हेमंत सोरेन सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने आदिवासी सेंटीमेंट को समझा। लेकिन और एक बात आपका जानकारी में उनके लाना चाहता हूँ, सरकार की नज़र में इंटेलिजेंस के लोग यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैं उनके संज्ञान में और चीज लाना चाहता हूँ। सभी केस वापस लेने के बावजूद भी एक केस को लटका के जानबूझ के रखा गया। क्या सरकार ने रखवाया है? सरकार के बिना संज्ञान में सरकारी अधिकारियों ने, डीक्यू अधिकारियों ने जानबूझ के एक केस को लंबित रखा है। इस पर जो है सरकार जो है जांच करे और पता करे कि इसमें जो है क्या आपका राजनीतिक चल रही, नहीं तो जनता फिर से बाध्य हो जाएगी कि आपने कहा है कि सभी पत्थलगड़ी केस वापस ले लिए गए सरकार द्वारा, लेकिन एक केस जो है सेम धारा, सेम समय, सेम फील्ड में वो केस क्यों पेंडिंग है? क्या सरकारी अधिकारियों ने एक नया खेल खेला है इसके माध्यम से? क्या सरकार को मालूम नहीं है? तो सरकार इसको जांच करके इसको ठीक करे। और सरकार को मालूम है और सरकार ने कराया है तो भाई इसके लिए आपको जो है बहुत सारे कीमत भी चुकाने पड़ेंगे आने वाले दिनों पर। इसी मन से मैं कहना भी चाहूँगा, अब अच्छा करेंगे जरूर सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, आपके तारीफ भी करेंगे, लेकिन आप जो है गलत करेंगे तो आपका कान भी हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे, इतनी ताकत तो हम लोग रखते हैं। तो ये बातें मैंने कहा और साथ साथ में जो है ये सारे समस्याओं का समाधान जो आपका हमारी जो आपका पुष्पा आंदनी ने जो आपका आनंदी जो कही कुछ नया कुछ करना होगा, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि इतने पूरे भारत देश में इतने संवैधानिक जानकारी, इतने लोग सशक्त, इतने विश्व आदिवासी दिवस हजारों जगह मनाने के बाद भी, इतने प्रखर ढंग से सारे मुद्दों को उठाने के बाद भी सरकार इस कान से सुनती है, उस कान से निकाल देती है। सरकार जू तक नहीं रेग रहा है तो कारण क्या है? तो पता चला कि पैसा में ही पावर, जो आपका टेकाम जी ने कहा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब तक ये पूंजीपति आदिवासी नहीं बनेगा तब तक आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। और पूंजीपति बनना बहुत आसान है आदिवासियों को, जमीन आपका है, जल आपका है, जमीन के अंदर संसाधन आपके, जंगल में संसाधन आपके, उसको लोग अरबपति खरबपति बन रहे, तो उस संसाधन का क्या आदिवासी इस्तेमाल करके जो है अरबपति खरबपति नहीं बन सकता? क्या हम टाटा बिरला और अडानी अंबानी नहीं बन सकते? तो इस पर हम लोग सोचना चालू कर दिए हैं और आने वाले समय में अगला 10 साल पे जो है हम टाटा और अंबानी और अडानी से भी जो है बड़ा बन के दिखाएंगे, ताकि सत्ता और सरकार उनके इशारों पर ना नाची, सत्ता और सरकार तब हमारे इशारों में नाचेगी, तब 5वीं और 6वीं अनुसूची बाकी संवैधानिक कानून अपने आप लागू होंगे। तो कल इस मुद्दे पर कि हम किस तरह से आदिवासियों को जो है इतने बड़े बड़े आपका जो है आपका व्यवसाय के क्षेत्र में उतारेंगे, तो एक नया चीज़ जोड़ा जा रहा है, आर्थिक आज़ादी, आर्थिक सशक्तिकरण जो मुद्दा होंगे, जो आप नया जुड़ गया है पूरा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन के रूप में। इसके माध्यम से हम लोग कल जो है इस बिंदु पर जो है शकुंतला उद्यान बारडी में चर्चा करेंगे। जिन लोगों को जो व्यवसायी बनना है, उद्योगपति बनना है, जो लोग ऑलरेडी सामान बना रहे हैं छोटे छोटे आपका, जैसे वहाँ अबूसेल आपका प्रोडक्ट लगा हुआ, अबूसेल आपका आदिवासी बहुउद्देशीय उत्थान सहकारी समिति के माध्यम से लोगों ने अभी जो है आपका चप्पल बनाया अबूसेल का ब्रांड। तो अगर ये चप्पल को हम लोग पूरे देश व्यापी अगर ब्रांड कर देंगे
पूरा देश के लोग ये चप्पल लखानी के चप्पल छोड़ के ये चप्पल पहनने लगे तो रोज 1 करोड़ 2 करोड़ उनका चप्पल बिकेगा। अगर एक चप्पल में 10 रुपया का 20 रुपया का अगर प्रॉफिट मार्जिन है तो रोज 20 करोड़ रुपया का उसको मुनाफा होगा। अपने पाप वो इंटरप्रेनर बन जाएगा, वो लाखों लोग को रोजगार दे सकता है। वे लोग आपका तेल बना रहे हैं प्योर आपका जो है सरसों से। सरसों हम बेच देते हैं 25 से 30 रुपये में, अब फिर खरीदते हैं वही सरसों को 200 रुपये में खरीदते हैं। तो गरीब आप नहीं होंगे क्या? 170 रुपया का जो खेल है बीच में, उसके वजह से हम लड़ाई हार रहे हैं। तो क्यों नहीं, अब जब हम 3 महीना जो सरसों को खेती में अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो हम 15 मिनट में तेल निकालने का चीज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आप सोचिए, और हम तेल भी निकाल के बोतल में बेचेंगे ताकि हम 25 रुपया की जगह में 200 रुपया में ही उसको बेचेंगे, ताकि हमारे लोग सशक्त हो सके, उद्यमी बन सके, व्यवसायी बन सके, जो अब वो सेल कर रहा है। तो कल जो है उसके साथ साथ और एक हमारे आपका गेस्ट यहाँ आवे, सुन के जाइए। अंडमान निकोबार से हैं प्रदीप एक्का, जो ऑलरेडी टूरिज्म में व्यवसाय कर रहे हैं। उन लोगों ने अब 10 एकड़ जमीन में जो है लगभग 90 विला बना रहे हैं। वो 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक आदिवासी 70 करोड़ का प्रोजेक्ट विला बना रहा है और उसका ऑफर कर रहा है कि वो एक विला जो है 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ का है, उसका प्रतिदिन भाड़ा जो है 25,000 से 40,000 एक दिन का रेंट है होटल का। उसका आप मालिक बन सकते हैं मात्र 50,000 रुपये में। उसने बोला कि मैं 90 में से 40 विला आदिवासियों को दूंगा ताकि वो 50,000 उस पर लगाकर जो है महीना 1,500 से 2,000 मिनिमम इनकम जो है फिक्स कर सकता है। अगर महिलाएं बहुत सारे लोग हैं जो लोग जो आटा के डब्बा में, चावल के डब्बा में पैसा जो रोज छुपा छुपा के रखती है 10 रुपये 20 रुपया, उनके पास भी 50-60 रुपये जमा हो जाता है। अगर वो लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उनको फिक्स इनकम अगर महीने का 1,500, 2,000, 3,000 मिल जाए तो उनके लिए बहुत बड़ा एक राममान हो सकता है। ऐसा प्रोजेक्ट आपका जो है प्रदीप एक्का लाया है। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द अंडमान निकोबार से आए हैं वो भी रखें, उनकी भी बात सुन ले। उसके बाद लगता है कि हम लोग आज का प्रोग्राम समाप्त करेंगे और कल और परसों वो यहाँ रहेंगे। आपको जो है किससे व्यवसायी बनाना है, आपको किसी उद्योगपति बनाना है, कैसे आपके सारे समस्याओं का समाधान निकालना है, उस पर हम लोग जो है कल 2 दिन चर्चा करेंगे। तो इन शब्दों के साथ मैं प्रदीप एक्का अंडमान निकोबार से उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आकर 2 शब्द बातें कहें। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र। अभी 10 मिनट कुछ देर पहले टेकाम साहब का जो एनर्जी था